इस वीडियो में हम घटना चक्र के एंशियंट हिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको हम 5-5 चैप्टर करके 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अब हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल होता है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, अहाड़, जोरवे आदि आते हैं, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी; मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल, तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल से सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थित पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं कुछ मिसिंग है प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण, यहाँ पे सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं होगा, ठीक है, एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदह, सराय नहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मिलाकर कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान में
3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष अवधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्याचल क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश शत विशत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ है? मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम यानी मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य पाषाण के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी भीमबेटका कब का है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक है, शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल यानी धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जोहम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ है? सारण में है। और यहाँ से क्या मिला है? नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल, उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी चाल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बलाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बलाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवती है, अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बलाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। गिलुंद, बलाथल, ओजियाना में घरों को
चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है, अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बलाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. संकलिया ने कराया है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पाश्चात्य अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडुर, राजार ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पकी हुई मिट्टी के मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ी शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पथ का प्रतीक था।
पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मानकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में। महाराष्ट्र में कहाँ मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान यानी फ्रैक्शनल बरियल चलत था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट हैं। कहा था कि एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान से एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मासकी, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल को कार्यभार ग्रहण किया गया था। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ये क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूट फुट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि आंसर ए और बी दोनों सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। क्या किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये थे पुरातात्विक उत्खनन से। कौन कौन थे? अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट, ये सब संबंधित थे पुरातात्विक खनन से। ठीक है। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भिलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्यपाषाणिक प्रसंगों में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो कहाँ है? आदमगढ़ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये महदहा और सराय नहराय दोनों जगह से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं तो ये हो जाएगा सराय नहराय और महदहा से। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर में क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्या क्या है? पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर और महदहा। तो हो जाएगा क्या? 4213 4213 यानी पहले महदहा, फिर लेखहिया,
फिर पैसरा और लास्ट में बिरभानपुर। क्या हो गया? पहले महदहा, फिर लेखहिया, फिर पैसरा और फिर बिरभानपुर। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखहिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार में है और बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। पैसरा कहाँ है? बिहार में, और बिरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के सराय नहराय, महदहा, दमदमा, लंगनाथ से। तो आंसर है दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहराय, महदहा, दमदमा का उत्खनन हुआ है। ठीक है, यानी प्रतापगढ़ में ही कौन कौन है? सराय नहराय, महदहा और दमदमा। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष सावधान में एक एक कंकाल मिले हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कृषि हो गया पूरा पाषाण काल में। खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। खादान किस काल में हुआ है? नव पाषाण काल में। यही वो समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो नव पाषाण काल में कब क्या हुआ? कृषि हुआ। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी में। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो ये जौ हो जाएगा। आधुनिक मानव समाज द्वारा प्रमुख रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। ठीक है। पहले बार्ले हुआ कहाँ? पश्चिमी एशिया में। ठीक है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन से ईरान के आसपास, और उसी एरिया में बाद में क्या हो गया? वीट हो गया यानी गेहूं हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो लहुरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहुरादेव से। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। उपर्युक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। ठीक है, यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। क्या है? उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व यानी इसके पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा है। ठीक है, कृषि का हो जाएगा तो मेहरगढ़ है और चावल का हो जाएगा तो कोल्डिवा है। ठीक है, उपयुक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो यही हो जाएगा, परंतु लहुरादेव नहीं होगा तब मेहरगढ़ होगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से, और अगर यहीं पे लहुरादेव रहता तो हो जाता लहुरादेव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी
क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, तो दोनों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राग ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इस तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, अतः कथन 1 सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं। जौ का साक्ष्य कहाँ मिला है? महगढ़ा से। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति लगभग 7वीं 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 400 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन का कब से होता है? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, वे लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी वे लोग चावल से भी परिचित थे। तो क्या हो जाएगा? आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आहाड़ दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। किस चीज़ से? गेहूं, जौ और चावल से। आहाड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष मिला है? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण कालीन से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो ये हो जाएगा HD संकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलेमन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहीर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संगनकल्लू से है। कर्नाटका में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका
प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? ये हो जाएगा वीएस वाकणकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकाल का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया। भीमबेटका को किसने खोजा है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वकनाकर। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वकनाकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। ठीक है। गैरिक मृदभांड ओसीपी के नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देश में हुई थी। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी जोरवे की संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जोहम से। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर की निकट स्थित बुर्जोहम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये हो जाएगा बुर्जोहम। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जोहम से। ठीक है। अब है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा सोन घाटी यानी सोहन या सोन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल तो पढ़े थे हम लोग भीमबेटका गुफा जो है मध्य पाषाण काल का है। नवपाषाण काल का पढ़े बुर्जोहम और ताम्र का हो जाएगा बनास घाटी। ठीक है। वापस से पूरा पाषाण काल हो जाएगा सोन नदी घाटी। ठीक है। मध्य पाषाण काल हो जाएगा भीमबेटका, नवपाषाण काल हो जाएगा बुर्जोहम और ताम्र पाषाण काल हो जाएगा बनास घाटी। ठीक है। अब है नेवासा, ईसमपुरम, डिडवाना और गुडियाम गुफा। तो नेवासा है महाराष्ट्र में, ईसमपुर है कर्नाटक में, डिडवाना है राजस्थान में और गुडियाम गुफा है तमिलनाडु में। ठीक है। तो नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम हो जाएगा तमिलनाडु में। अब है बुर्जोहम शैलकृत देव मंदिर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? ठीक है। तो बुर्जोहम शैलकृत देव मंदिर यहाँ वो नहीं है। फिर चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा कला है। गणेश्वर ताम्र कला कृतियाँ हैं। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ क्या है? टेराकोटा कला। गणेश्वर है ताम्र कला कृतियाँ। बुर्जोहम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे? विद्याधरी के किनारे। यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणागार, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदघाट प्राप्त हुए हैं।
विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मिला है लेखहिया से, ठीक है। एंड डॉक्टर जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्यन क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां भी मिली हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है? विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्या है? विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। आंसर क्या है? ए। मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। क्या है? विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अच्छा, ठीक है। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य करता है? तो ये करता है संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ये बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल के इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। मानव संवर्धन के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपाल में। अब नेक्स्ट चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति।